हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास बोध। दिस इज़ प्रकाश चौहान। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी की। तो आज की हमारी जो पहली टर्म है वो है आर्थिक अपवहन, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, द्वैध शासन तंत्र और संघवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो पहली टर्म है वो है आर्थिक अपवहन। आप देख सकते हैं अपवहन थोड़ा कठिन शब्द आपको लग रहा होगा, लेकिन आपने धन का निष्कासन तो सुना ही होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये एक्चुअली में वही है आर्थिक अपवहन। ये क्या था? जब भारतीय उत्पादन का एक ऐसा हिस्सा था जो ब्रिटिश शासन काल में जनता के उपभोग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था और किसी राजनीतिक कारणों से पूंजी इंग्लैंड जा रही थी। इसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था और भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा था। इसे आर्थिक निकास, धन का निष्कासन और ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई। सबसे पहले जो ये अवधारणा है किसने दी थी? दादा भाई नेरोजी ने दी थी। इन्होंने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने धन के निकास का जो है अवधारणा का जिक्र किया था। उन्होंने धन का जो ये निष्कासन था, सभी बुराइयों की बुराई इसको कहा गया था। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे राष्ट्रीय विचारक थे दादा भाई नेरोजी है, ठीक है, और जो दूसरे भी थे महादेव गोविंद नरंडे है, आपके रमेश चंद्र दत्त है, गोपाल कृष्ण गोखले है। इन्होंने इस विचारधारा पर प्रकाश डाला और उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो सिंचाई परियोजना पर खर्च नहीं कर रही है, ऐसे चीज़ों पर खर्च कर रही है जो साम्राज्यवादी सरकार के हित में है, यानी कि भारत के हित में वो नहीं था। अगली टर्म है हमारी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? ये होता है जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपनी कॉलोनी स्थापित की जाती है, यानी कि बस्तियां स्थापित की जाती है, उसको उपनिवेश बनाया जाता है। और एक ऐसी धारणा रखी जाती है कि वो जो ये काम कर रहे हैं, जो ये कॉलोनियाँ स्थापित कर रहे हैं, वो अच्छा काम है। उसे क्या कहा जाता है? कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद कहा जाता है। और हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो दौर था वो उपनिवेशवाद का दौर रहा है। और इस दौरान यूरोप के लोगों ने विश्व के अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनियाँ बनाई और उपनिवेशवाद स्थापित किए। नेक्स्ट है परमोच्च शक्ति। परमोच्च शक्ति भी आपको थोड़ा टफ वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आपने ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी शब्द तो सुना होगा। यानी कि परमोच्च शक्ति का मतलब है ब्रिटिश सरकार जो राजे रजवाड़े के राज्यों के संबंध में जो शक्ति का प्रयोग कर रही थी उसको बोलते थे परमोच्च शक्ति। आप देखते जो भारत की जो पैरामाउंटेंसी थी, जो यहाँ के रजवाड़े थे, वो जब भारत का विभाजन होता है तो सिक्किम को छोड़कर सभी को यह रियायत दी गई थी कि वो भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। अगली टर्म है हमारी द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन तंत्र। द्वैध शासन तंत्र क्या होता है? जहाँ पर दो शासक शासन कर रहे होते हैं, या दो ही शासक जो है सत्ता का संचालन करते हैं। एक ऐसी सरकार जहाँ पर दो तरीके की शासन प्रणाली होती है। बेसिकली सबसे पहले जो है ना, भारत में द्वैध शासन प्रणाली कुषाण काल में हमें दिखाई देती है। कुषाण काल में क्या था कि राजा के साथ साथ राजकुमार को भी उतनी स्वतंत्रता थी जितनी स्वतंत्रता राजा को थी। तो इसको बोला गया द्वैध शासन, यानी कि एक टाइम पर दो लोग जब शासन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है द्वैध शासन का जो सिद्धांत है, सबसे पहले लियोनेल कर्टियस ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। और हम देखते हैं कि जब 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व वसूल करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यवस्था स्थापित की थी, वहाँ पर भी सत्ता के दो केंद्र थे, ठीक है। सत्ता के दो केंद्र कैसे थे कि जो प्रशासन था वो बंगाल के नवाब के हाथ में था, और जो कर वसूलने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली का जनक है वो बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये भी आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन। और भारत में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी कुषाणों ने। उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में 1919 में द्वैध शासन सिद्धांत को अपनाया गया था। जब भारतीय शासन अधिनियम लागू होता है 1919 का, तो उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1919 का जब भारतीय सरकार अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो उसमें प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि प्रांत सरकार
और केंद्र सरकार में शक्तियों का क्या है, पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया, यानी कि नियंत्रण था अलग अलग जगह पे। अगली जो टर्म है वो है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म जो शब्द है ये लेटिनी भाषा के शब्द से निकला है। कौन से शब्द से निकला है? फ्यूडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। किसके बीच में? शक्तियों के बीच में या संघ के बीच में, यानी कि सरकारों के बीच में एक साझा संबंध होता है। संघवाद जो है ना, एक सरकार की ही प्रणाली है। अगर हम मॉडर्न अर्थ में देखें तो ये एक सरकार की ही प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विभाजित होती है। ठीक है, एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं, यानी कि दो पायदान होते हैं। पहला होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है स्थानीय सरकार, या हम इसको राज्य सरकार भी बोल सकते हैं। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, अगर हम भारत की स्थिति में देखें, स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जैसे राज्य सरकार है वो जो राज्य सरकार के विषय है उसके ऊपर ही कानून बनाएगी, और केंद्र सरकार जो है केंद्रीय स्तर के विषय पर कानून बनाएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे।